तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं खरीफ की क्रॉप्स के बारे में। यानी खरीफ की क्रॉप्स बीएससी एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है। तो हम लोग आज जानते हैं खरीफ की फसलों के बारे में। तो सबसे पहली फसल आती है इसमें धान। धान की फसल जलवायु कैसे नहीं, धान मुख्यतः उष्ण और उपोष्ण जलवायु की फसल में उगाया जाता है। इसके लिए जहाँ 4 से 6 महीने तक औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस इससे अधिक रहता है। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस बढ़वार के लिए तथा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पकने के लिए तापमान के लिए। रात्रि का तापमान जितना कम रहे फसलों की पैदावार के लिए उतना ही अच्छा है, लेकिन 15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तापमान मृदा धान की खेती के लिए अधिक जल धारण वाली मृदाएं जैसे चिकनी मटियार या मटियार दोमट मृदा प्रायः उपयुक्त रहती है। मृदा का पीएच मान 5.5 से 6.5 तक होना चाहिए। ठीक है। फसल चक्र का नाम है। फसल चक्र क्या होते हैं? गेहूँ उत्तरी भारत के लिए है ये। गेहूँ लुबिया उड़द। ठीक है। गेहूँ लुबिया के साथ क्या, लुबिया की जगह पर उड़द मूंग बो सकती है। 1 वर्ष का है। इस तरीके से धान सब्जी और मटर और मक्का का बो सकते हैं। ठीक है। 1 वर्ष का भी है ये। फिर इसी तरीके धान चना और मक्का प्लस लुबिया इनको बो सकते हैं। साथ में मक्का प्लस लुबिया और धान और चना साथ में 1 वर्ष के लिए। धान आलू मक्का 1 वर्ष के लिए। धान लाही गेहूँ 1 वर्ष के लिए। धान लाही गेहूँ मूंग 1 वर्ष के लिए। धान बरसीम 1 वर्ष के लिए। धान गन्ने के साथ गन्ना की पेड़ी लेंगे। फिर गेहूं के बाद मूंग। ये 3 वर्ष का। धान गेहूं कितने वर्ष का? 1 वर्ष के। धान सब्जी मटर गेहूं मूंग 1 वर्ष के लिए है। आगे चलते हैं उन्नत किस्म धान की खेती के लिए। इसमें ऐसे अधिक पैदावार ली गई है। इनमें कुछ मुख्य जैसे अगैती इसमें 110 से 115 दिन में। इनमें मुख्यतः कौन सी आती है? PNR 381, PNR 162, नरेंद्र धान 86, गोविंद संकेत 4 एवं नरेंद्र धान 97 आदि प्रमुख है। ठीक है। नर्सरी का समय कितना होता है? 15 मई से 15 जून तक का होता है अगैती फसलों के लिए। मध्यम अवधि की फसलें 120 से 125 दिन में पककर तैयार होते हैं। इनमें मुख्य किस्में सरजू 52, पंत धान 10, पंत धान 12, IR 64 आदि प्रमुख हैं। ठीक है। 5.5 से 6.5 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होता है। लंबी अवधि की कौन सी है? जैसे पूसा 44, PR 106, मालवीय 36, नरेंद्र 358, महासुरी आदि प्रमुख है। इनमें क्या होता है? इसके अतिरिक्त जैसे IR 36, ATU स्वर्णा, ATU 1001, विजेता, ATU काटन डोरा सहालू, BPT 5204, संभा उन्नत, संभा महासूरी पत्ती के झुलसा रोग के प्रतिरोधी। कौन से? संभा महासूरी आपको इस तरीके से लाट ADT 43। संकर किस्में इनमें मुख्य रूप से संकर धान 1, KRS 2, PSD 3, GK 5003, PA 6444, PA 62 101 है। पूसा संस्थान द्वारा विकसित धान की प्रमुख किस्मों के उल्लेखनीय श्रेणी इस प्रकार है। पूसा बासमती 6 है। ठीक है। इसकी क्या धान की किस्म मध्यम बोनी किस्म की होती हैं ये। इस तरीके से सिंचित और सिंचित क्षेत्रों के लिए अधिक बासमती धान की दी गई है। संकर धान पूसा बासमती इस तरीके से ये दी गई है। आगे चलते हैं। आप जानते हैं खेत की तैयारी एवं बुआई। धान की खेती मुख्य रूप से निचली भूमियों की जाती है। साथ ही धान की ऊंची भूमियों और गहरे पानी में भी उगाया जाता है। ठीक है। इस तरीके से धान की खेती की जाए। धान सघनता विधि ASR पद्धति। ASR पद्धति क्या है? तो इस पद्धति में सिस्टम ऑफ राइस इन इंटेंसिफिकेशन और SRI कहते हैं इसको, अथवा धान सघनता पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति में धान उगाने के लिए पौधे की रोपाई योग्य उम्र 8 से 10 दिन तथा अधिकतम 14 दिन संस्तुत की गई। इस अवस्था के पौधे को उखाड़ने एवं खेत में लगाने के बीच कम से कम समय होना चाहिए। खेत की तैयारी परंपरागत तरीके से करते हैं। खेत में पानी उखाड़ करके मिट्टी पलटने वाले हर तरह बडलर से 2 से 3 बार जुताई करके पाटा लगा देते हैं। पौध की रोपाई 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर अंतराल पर करते हैं और एक स्थान पर एक ही पौधा रोपा जाता है। इस विधि की विशेषता है कि खड़े खेत में खड़ा हुआ पानी जलक्रांत नहीं रखना है। ठीक है। पानी भरा हुआ खेत में नहीं रखना, ये इस विधि की व्यवस्था है। खेत की आवश्यकता अनुसार नमी रखना आवश्यक। बार बार कुछ अंतराल पर सिंचाई करनी होती है ताकि मिट्टी में पर्याप्त संचार हो। खरपतवार समस्या से निजात पाने के लिए हस्तचालित हल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। या हस्तचालित रोटेटिंग हो का प्रयोग करते हैं। ठीक है। धान सघनता पद्धति में पोषक तत्वों की जल पूर्ति जैविक स्रोत जैसे कंपोस्ट, गोबर की खाद आदि से की जा सकती है। यदि जैविक स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो तो आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति उर्वरक और जैविक स्रोतों दोनों के लिए एकीकृत योग द्वारा की जा सकती है। इस विधि से उगाने के लिए अनेक लाभ संज्ञान से धान के परंपरागत तरीके से धान उगाने की तुलना में धान की सघनता पद्धति से उगाने पर 1.5 से 3 गुनी अधिक पैदावार प्राप्त होती है। ठीक है।
परंपरागत धान पद्धति से धान उगाने की तुलना में धान संगठना पद्धति 30 से 40% कम पानी की आवश्यकता होती है। तो आपको इस स्थिति में ये याद रखना है कि इसमें सिर्फ नमी की आवश्यकता होती है, जलक्रांत अवस्था में पानी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बाकी सब सेम ही है। एरोबिक वायवीय धान, यह कम पानी उपलब्ध होने की उपस्थिति में परिस्थिति में करते धान उगाने की एक आधुनिक विधि है। अनुसंधान परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि एरोबिक धान की जाल उत्पादकता प्रतिदिन विधि से धान उगाने की तुलना में अधिक होती है। एरोबिक वायवीय विधि से धान उगाने के लिए अधिक उपज देने वाले प्रजाति संकर धानों की लेह रहित अनपैडल्ड दशा में सीड ड्रिल और तथा देसी हल से सीधे खेत में बुआई करते हैं और गेहूं की बाद धान से उगाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से गेहूं की धान इसके लिए कुछ संशोधित प्रजातियां वो कौन सी, जैसे संकर, जैसे अंजलि प्रो एग्रो 6111, PR 1160, PRH 10, पूसा 834, सुगंध आदि इस तरीके से एरोबिक विधि से सफलतापूर्वक हो जाती हैं। पंक्ति से देसी हल सीड्रिल से बुआई 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, तब पंक्ति से पंक्ति 25 सेंटीमीटर अधिक आवश्यकता पाई जाती है। ठीक है, उपज जो एरोबिक धान के लिए है, नाइट्रोजन कितनी 150 किलोग्राम, फास्फोरस कितनी 60 किलोग्राम और पोटास कितनी 40 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन को हम लोग निम्नलिखित यूरिया के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उपज क्षमता में वृद्धि होगी। फास्फोरस एवं पोटास 1/3, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो 1/3 नाइट्रोजन एवं फास्फोरस संपूर्ण मात्रा बुआई खूणों में कर देनी चाहिए तथा नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा 2 बराबर भागों में बांटकर कल्ले बनते समय तक पुष्पावस्था पर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे एरोबिक धान में प्राय लोह तत्व की उपलब्धता की समस्या आ जाती है, इसमें किसी लोह आयरन की कमी हो जाती है। लोहे तत्व की कमी के लिए लक्षण पौधे पर एक इस प्रकार है, पत्तियों की सिराओं के बीच पीलापन आना, धीरे धीरे संपूर्ण पत्तियों का पीलापन हो जाना, अंततः पौधे के शेष भाग पीला हो जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, 0.5% फेरस सल्फेट या फेरस चिलसेट का घोल खल्ले फूटने के उपरांत 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़क देना चाहिए। एरोबिक धान के खरपतवार की बढ़वार पर एक गंभीर समस्या है। बुआई के 2 से 3 दिन के बाद अंतर पेंडामेथिलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कना खरपतवारों की समस्या को कम कर देता है। ठीक है, आपको याद रखना है एरोबिक धान क्या होता है और किसी उपज किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। रुपाई विधि, बीज की मात्रा एवं उपचार, बुआई के पहले स्वस्थ बीजों की छटनी कर लेते हैं। इसके लिए 10% नमक के घोल का प्रयोग करते हैं। नमक के घोल में 2 किलोग्राम सामान्य नमक 20 लीटर पानी में, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो आप जरूर इनको पढ़ के जाएँ और ये देख के जाएं। ठीक है, एक बार ये वीडियो जरूर देख ले। तो इस घोल में 30 किलोग्राम बीज डालकर अच्छी तरह से हिलाया जाता है। इसमें स्वस्थ भारी बीज नीचे बैठ जाते हैं और थोते एवं हल्के बीज ऊपर आ जाते हैं। फिर इस बीजों का 25 किलोग्राम बीज मोटे दानों की किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर की रुपाई के लिए बीज उपचार 10 ग्राम और महीन दानों कितना 20 ग्राम। बीज उपचार बेबिस्टीन या पोसाइटीन 2.5 किलोग्राम और बेबिस्टीन 10 ग्राम और या स्टेप्टोमाइसिन 2 या 1 ग्राम या 2.5 एग्रोमाइसिन 10 लीटर पानी में घोल देते हैं। अब 20 किलोग्राम छाटे हुए बीजों को 25 लीटर उपरोक्त घोल में 24 घंटे के लिए रख देते हैं। इस उपचार से जड़ गलन, फूट रॉट, झोंका, ब्लास्ट, पत्ती झुलसा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आदि बीमारियों के नियंत्रण हो जाता है। धान की नर्सरी की तैयारी में नर्सरी ऐसी भूमि में तैयार करते हैं जो उपजाऊ, अच्छे जल निकास वाली होती हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की रुपाई के लिए 1 से 10 हेक्टेयर 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पौधा तैयार करना पर्याप्त होता है। धान की नर्सरी की बुआई का सही समय वैसे तो विभिन्न किस्मों को भिन्न भिन्न होता है, परंतु लेकिन 15 मई से 20 जून तक का समय बुआई के लिए उपयुक्त माना गया। धान की नर्सरी भीगी विधि से पौधा तैयार करने की तरीका उत्तरी भारत में अधिक प्रचलित है। इसके लिए खेत में पानी भरकर 2 से 3 बार जुताई करते हैं ताकि मिट्टी लेहयुक्त हो जाती है, उसके और ज़्यादा खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। आखिरी जुताई के पाटा लगाकर समतल कर मिट्टी में क्या करते हैं, मिट्टी में संकर धान की 130 से 140 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस, 50 से 60 किलोग्राम पोटास एवं 25 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। यूरिया की पहली तिहाई मात्रा का प्रयोग रुपाई के 5 से 8 दिन बाद जब पौधे अच्छी तरह से जड़ पकड़ लें। दूसरी 1/3 यूरिया की मात्रा कल्ले फूटते समय कर देनी चाहिए। ठीक है, आपको याद है फास्फोरस की पूरी मात्रा सिंगल सुपर फास्फेट या डायमोनियम फास्फेट संपूर्ण एक ही बार में बुआई के समय ही कर देनी चाहिए। जिंक सल्फेट यदि किसी कारणवश पौधे रोपते समय जिंक सल्फेट खाद न डाला जाए तो इसका छिड़काव भी किया जा सकता है। ठीक, इसका छिड़काव किस तरह से सकते हैं, 3 छिड़काव कर सकते हैं। 0.5% जिंक सल्फेट तथा 0.25% भुजा चूने के साथ घोलकर इसका छिड़काव कर। जल प्रबंधन, धान की फसल की सिंचाई के लिए 5 से 6 सेंटीमीटर पानी खेत में खड़ा रहना अति लाभकारी होता है। धान की 4 अवस्थाएं रुपाई, ब्यात, बाली निकलते समय तथा दाना भरते समय खेत में सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सारणी, धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ शाकनाशियों का प्रयोग किया है। ब्यूटाक्लोर 1.5 से 2 किलोग्राम बुआई के 3 से 4 दिन बाद करते हैं। एनलीफॉस 0.4 से 0.50 3 से 4 दिन बाद रुपाई के। पेंथियार का बुआई के 3 से 4 से 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा। ठीक है,
ऑक्सियाडीन, ठीक है, आइस ऑक्सीफ्लूफ्रेन 0.15 से 0.25, इस तरीके से 2,4-D 0.15%, 1% बुआई के 3 से 4 दिन बाद, ठीक है। इस तरीके से आपको अदर शाकनाशियों के ब्यूटाक्लोर या एनालिफॉस का नाम याद रखना है। खरपतवार प्रबंधन, धान की खरपतवार नष्ट करने के लिए खुरपी या पैडी वीडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण तो हमने आपको बता ही दिया। फॉर्मेकित कीट प्रबंधन यानी समय कीट प्रबंधन किस प्रकार, पौध फुदके, पौध फुदके किनको बोलते हैं, भूरे काले एवं सफेद रंग के छोटे छोटे कीड़े जिनके शिशु अवयव दोनों पौधों के तने पाणाच्छद से रस चूसकर फसल को हानि पहुंचाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए प्रकाश प्रपंच या लाइट रैप का प्रयोग कर सकते हैं, या एमेड्री क्लोप्रीड 17.8 SL 1 ml या 3 लीटर पानी, या थायोमेथॉक्स 25 WD या 1 ग्राम 5 लीटर, या BPSC 25 EC का 50 EC का प्रयोग कर तना छेदक, तना खींचे कि केवल सूंडिया ही फसल को हानि पहुंचाती, तना छेदक की केवल सूंडिया ही। इसके लिए टाइकोग्रामा जैपेनिकम 30 दिन बाद, ठीक है, प्रति 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर प्रति सप्ताह की दर से 2 से 6 सप्ताह तक छोड़े। तो इससे क्या होगा कि जैविक खरपतवार नियंत्रण टाइकोग्रामा आपको याद रखना है, टाइकोग्राम जैपेनिकम तनाछेदक का, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या, क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 2 ml प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। पत्ता लपेटे, इस कीट में केवल सुंडिया ही फसल को हानि पहुंचाती हैं, जबकि वैसे खुद के फूल के शहद पर जिंदा रहते हैं, ठीक है। सूंडी पत्तों के दोनों किनारों को सीलकर उनके हरे पदार्थ को खा जाते हैं। अधिक प्रकोप की अवस्था में फसल झुलसी नजर, प्रकाश प्रपंचों का प्रयोग भी इन कीटों पर किया जा सकता है, ठीक है। आगे होते हैं हिस्पा भ्रंग, नीले काले या वयस्क भ्रंग पत्तों के हरे पदार्थ को खाकर सीढ़ीनुमा सफेद लकीरें बनाते हैं। इनके लिए क्या करना चाहिए, तो क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 2.5 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। गंदी बग, यह कीट खेत में दुर्गंध फैलाता है अतः इस गंदी बग कहा जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्विनोलिफॉस 25 EC 3 लीटर प्रति लीटर पानी छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। अगर सैनिक सुंडी, झुंड में पाई जाने वाली, इनको इसलिए क्या कहते हैं, झुंड में पाई जाते हैं इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सैनिक सुंडी। इस कीट को केवल सुंडियां ही फसल को नुकसान करते हैं, जबकि पतंगे फूलों से रस चूसते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 2.5 ml लीटर का प्रयोग कर देना चाहिए। मेल्थियान धूल का भी प्रयोग कर सकते हैं 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। ग्रॉस ऑफर, इसको तो हम लोग जानते हैं, अभी इसमें बहुत सारी लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान से भेजा गया, तो ये तो हम लोग जानते हैं। अभी ही ग्रास हॉपर बहुत ही दिक्कत की थी फसलों में। तो इनके क्या होता है, इसकी खेत खुद के शिशु व वयस्क पत्तों की इस तरह खाते हैं जैसे कि पशु चर गए हों। गर्मी में धान के खेतों के मेड़ों की खुरचाई तो करें ताकि इनके कीट अंडे नष्ट हो जाएं, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या करते हैं, क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC का 2.5 प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए, या मेल्थियान मेथाइल पैराथियान धूल 25 से 30 ग्राम छिड़काव कर सकते हैं धूल का भी। अब आ जाते हैं विभिन्न कीटों के प्रबंधन पर नजर डालने या निष्कर्ष निकालता है कि यदि किसान निम्नलिखित बातों को गर्मियों में खेती करे। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ यांत्रिक प्रपंच जान लेते हैं जिनसे कि हम कीटों को दूर रख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले कहते हैं गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके मेड़ों को खुरचाई करके घास खड़ी ना कर रहने दें। रोपाई से पहले पौधे के शीर्ष को काट दें, नष्ट कर दें। नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्याधिक प्रयोग से बचते हुए खाद का संतुलित प्रयोग करें। खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं, खेतों को लगातार पानी से बरकरार रखें तथा पानी सूखने के बाद ही दोबारा सिंचाई कर दें। प्रकाश प्रपंचों का उपयोग करें कीट निगरानी के लिए। फसल पर कीटों की निगरानी करते रहें तथा आर्थिक दलहजी स्तर पर कीटनाशकों का प्रयोग सही मात्रा में करें, ठीक है। कीटनाशकों के प्राकृतिक से जैसे मकड़ियों का संरक्षण करें। रोग प्रबंधन, ब्लास्टा बदरा या झोंका रोग, ठीक है। झोंका रोग जानते हैं, यह फफूंद से फैलता है पौधों के लिए सभी भागों में। यह बीमारी प्रभावित वृद्धि अवस्थाओं में यह रोग पत्तियों पर भूरे धब्बे के रूप में दिखाई देता है। इन धब्बों को किनारा कत्थई रंग का या बीच में भाग राख के प्रबंधन ट्रायोसाइक्लोजेल बीम 75 WP 2 ग्राम रासायनिक प्रतिक्रिया की विधि से उपचारित करते हैं। यदि पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं तो कार्बेंडाजिम 1000 या ट्रायोसाइक्लोजेल 500 ग्राम या 500 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव। पत्ती या जीवाणु झुलसा लो, यह बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है। पौधों की छोटी अवस्था में से लेकर परिपक्व अवस्था तक यह बीमारी कभी भी हो सकती है। इस रोग में पत्तियों के किनारे ऊपरी भागों से शुरू होकर मध्य भाग तक सूखने लगते हैं, ठीक है। इसके रोकथाम के लिए क्या करते हैं, इसके रोकथाम के उपचारित बीज को प्रयोग करें। इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2.5 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के घोलकर 12 घंटे तक डुबाएं। इस बीमारी के लगने की अवस्था में नाइट्रोजन का प्रयोग कम कर दें, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जिस खेत में बीमारी लगी हो उसका पानी की दूसरे खेत में ना जाने दें, ठीक है। उसकी क्या कहते हैं, सीड ब्लाइट या झुलसा रोग,
गोतान झूलता है। यह बीमारी फफूंद के द्वारा होती है। इसके प्रकोप से पत्ती के शीत गोतान पर 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे हरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। प्रबंधन के लिए कार्बेंडाजिम 500 ग्राम या सिथमीर 1.5 लीटर का प्रयोग करना चाहिए। 500 लीटर पानी में घोलकर खैरा रो यह बीमारी जस्ते की कमी से होती है। जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ठीक है, कमी के लक्षण कैसे होंगे? निचली पत्तियां पीली पड़ने लगी होंगी और पत्तियों पर कत्थई रंग के चिटकवे धब्बे उभरने लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कटाई और बालियां निकलने के समय 1 माह बाद सभी किस्म पक जाती हैं। कटाई के लिए जब 80% बालियों में 80% दाने पक जाते हैं और उसमें नमी कितनी 20% रह जाए तो उनकी कटाई कर लेते हैं। कटाई दराती से जमीन की सतह पर व ऊसर भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर से करनी चाहिए। मड़ाई साधारणतः हाथ से पीट करके या शक्तिशाली थ्रेशर का उपयोग करके भी मड़ाई बड़े किसान करते हैं। कार्बाइन के द्वारा कटाई व मड़ाई का कार्य एक साथ हो जाता है। मड़ाई के दो बाद दानों की सफाई कर लेते हैं। सफाई के बाद दाने में 10% न मिले तो उसका भंडार करते हैं। उपयुक्त समस्त किस्म के शीघ्र पकने वाली किस्मों की प्रति हेक्टेयर उपज 40 से 50 कुंटल, मध्यम व देर से पकने वाली किस्मों की उपज 50 से 60 कुंटल एवं संकर धान की उपज 60 से 70 कुंटल होती है। ठीक है, आगे चलते हैं मक्का के बारे में। मक्का के बारे में जानते हैं तो मक्का जलवायु, वैसे तो मक्का की खेती विभिन्न प्रकार के जलवायु के से, परंतु उष्ण क्षेत्र में मक्का विवृद्धि विकास में उपज अधिक पाई जाती है। या गर्म ऋतु की फसल है। इसका जमाव के लिए रात व दिन का तापमान ज़्यादा होना चाहिए। डंडे निकलने के समय तापमान अधिक हो तथा फसल काफ़ी प्रभावित होती है। डंडे निकलते समय यदि तापमान अधिक हो जाता है तो फसल काफ़ी प्रभावित। जमाव के लिए 18 से 23 डिग्री सेल्सियस तब वृद्धि व विकास अवस्था में 28 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तम माना जाता है। मृदा मक्का की खेती के लिए सभी प्रकार की मृदा में उगाया जाता है, परंतु मक्का की अच्छी बढ़वार उत्पादक के लिए बलुई दोमट से दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। फसल चक्र मक्का की फसल विभिन्न फसलें उगाई जैसे 1 वर्षीय फसल चक्र से मक्का, गेहूँ, जौ, आलू, बरसीय मक्का। ठीक है, बरसीमय मक्का, आलू, गेहूँ, देर से बोने वाली किस्म मक्का, तुरई, गेहूँ। ठीक है, आगे क्या है? आगे द्वितीय वर्ष फसल चक्र क्या है? मक्का, तुरई। ठीक है, अब तुरई की जगह पर आलू बो सकते हैं या गेहूँ बो सकते हैं। उसके बाद गन्ना। ठीक है, और दूसरा क्या है? मक्का, आलू, तंबाकू। ठीक है, ये 2 हो गए। इसका 3 वर्षीय फसल का मक्का, आलू, गन्ना, गेहूँ। ठीक है, उन्नत किस्म में परिपक्वता के आधार पर इसकी उन्नत किस्म संकर किस्में आगे दी गई, देख लेते हैं। जल्दी पकने वाली किस्में ये 75 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं। इनकी उपज कितनी होती है? तो इनकी उपज ये जान लेते हैं कौन सी फसलें होती हैं। तो नदियों के छाल क्षेत्रों में गन्ना या लंबी अवधि वाली फसलों के अंति फसलीकरण के रूप में की जा सकती है। इन समूहों में क्या है? विवेक, हाइब्रिड मक्का 4, प्रकाश, विवेक 21, 27 एवं 33, PEM 3, PHM 5, PAM 2। मध्य परिपक्वता के 85 से 95 दिन पककर तैयार होते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं? तो KH 510, बायो 96 से 38, जवाहर मक्का MH 59, 69 और HM 10, HM 2। पूर्णकालिक परिपक्वता किसमें इस वर्ग में 100 से 110 दिन पककर तैयार होती हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं? KH 528, सीड टैंक 23-24 और शीतल बुलंद PH 3। ठीक है, विशिष्ट मक्का की किस्में कौन से? बेबी कॉर्न क्या होता है? VL 78, PHM, या आपको रहा था बेबी कॉर्न किस्में कौन सी होती है? ठीक है, PL 78, PEHM, HM2, PEHM 5, VL बेबी कॉर्न 1। पेपकॉर्न कौन सी है? अंबर पॉप, VL एम्बर पॉप, पर्ल पॉप। ठीक है, ये हो गई पॉपकॉर्न। स्वीट कॉर्न की कौन सी है? तो मधुरी, प्रिया, विन ऑरेंज, SHCH1। उच्च प्रोटीन मक्का कौन से है? तो HQPM 15, 7 शक्तिमान 1, 2, 3, 4, विवेक, क्यूरी, PM 19। पूजा संस्थान द्वारा विकसित प्रमुख उल्लेखनीय श्रेणी इस प्रकार है। पूजा संस्थान द्वारा जो विकसित शंकर AH 58, ठीक है, शंकर AH 421। ठीक है, पूसा कंपोजिट 3, पूसा कंपोजिट 4, ये दर्शिक आप जानते हैं। ये सब कौन सी थी? पूसा संस्थान द्वारा विकसित थी। आगे चलते हैं। खेत की तैयारी वर्षा न होने की दशा में बुआई से पूर्व एक सिंचाई देकर खेत की तैयारी करते हैं। इसके लिए हैरो द्वारा एक गहरी जुताई या कल्टीवेटर से 2 जुताई पर्याप्त रहती हैं। जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं जिससे खेत समतल हो जाता है, फिर ढेले टूट जाते हैं। बुआई के बीज की डक्लोर नामक दवाई 2 ml प्रति किग्रा बीज की दर से उपचारित करते हैं, जिससे फसल की अंकुरण व शुरू की वृद्धि की अवस्था में कीड़ों का प्रकोप कम रहता है। सिंचित क्षेत्रों में मक्का की बुआई मानसून आने के 10 से 15 दिन पहले कर वर्षा आधारित क्षेत्रों में सामान्यतः वर्षा के बाद मक्का की बुआई करते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मेड़ बनाकर उनके ऊपर मक्का की बुआई करते हैं।
तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में खूड़ों में बुआई करते हैं। तो आपको याद रखना है, मेड़ के ऊपर कहाँ करते हैं, जहाँ वर्षा अधिक होती है, मेड़ के नीचे कहाँ करते हैं, जहाँ खूड़ों में बुआई करते हैं, जहाँ वर्षा नहीं होती। ठीक है, पौधे से पौधे को दूरी 75 से 20 सेंटीमीटर या 60 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। एक हेक्टेयर बुआई के लिए 20 से 22 किंगरा बीज पर्याप्त होता है। यदि मक्का की बुआई बेबी कॉर्न या पॉपकॉर्न के लिए की जा रही है तो बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। पोषक तत्व प्रबंधन, मिट्टी में 15 से 20 दिन पहले 6 से 8 टन गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। पूर्णकालिक फसलों के लिए 120 150 किग्रा नाइट्रोजन तथा मध्यम के जाति के लिए 80 से 100 व 60 से 80 किग्रा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। 60 किग्रा फास्फोरस, 40 किग्रा पोटेशियम की भी आवश्यकता होती है। यदि मक्का की बुआई बलुई दोमट में करना है तो या जिंक की कमी या खेत में जिंक की कमी हो तो 25 किग्रा जिंक की भी मात्रा मिला देते, जिंक सल्फेट की मात्रा। नाइट्रोजन की 1 जुताई तथा फास्फोरस, पोटेशियम तो जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिलाई दे जाती है। नाइट्रोजन की शेष बची मात्रा 2 बराबर भागों में बांटकर घुटने तक ऊंचाई वाले व झंडे निकलते समय बुआई कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर जल प्रबंधन स्थायी रूप से भरपूर भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, वर्षा न होने की स्थिति में सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिससे किसी भी अवस्था में फसल की पानी की कमी ना हो। झंडे निकलने से, भुट्टे निकलने से, सिल्क निकलने की अवस्था में क्रांतिक मानी जाती है। ठीक है, झंडे निकलने से, भुट्टों से और भुट्टों में सिल्क निकलते समय क्रांतिक अवस्थाएं मानी जाती हैं। ठीक है, दाने बनने की अवस्था पर या 1 या 2 सिंचाई कर देनी चाहिए जिससे उपज में गिरावट ना हो। खरपतवार सामान्यतः खरीफ की फसल है तथा 40 से 60% उपज में गिरावट आ जाती है अगर खरपतवार लग गया। इसलिए मक्का के खेत के शुरू के 45 दिन तक खरपतवार रहित रखते हैं। ठीक है, इससे खरपतवार रासायनिक नियंत्रण के लिए एट्राजीन 1 से 1.5 किग्रा प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं। एट्राजीन की आवश्यक मात्रा 800 लीटर पानी में घोलकर बनाकर बुआई के बाद, परंतु जमाव से पहले कर देनी चाहिए। झंडे निकलना, बेबी कॉर्न के लिए उगाई गई मक्का में पौधों से झंडे निकलना ही उन्हें तोड़ देना चाहिए। उनको हरा चारा का उपयोग में ला सकते हैं। फिर आता कीट प्रबंधन, मक्का में झंडे निकलना, बेबी कॉर्न के लिए उगाई गई फसल को क्या झंडे ही निकल झंडे पौधों से झंडे निकलते ही उन्हें तोड़ देना चाहिए। ठीक है, जो बेबी कॉर्न के लिए आप यूज बना रहे हैं। मक्का व वृंत भेदक भेदक एवं कीट मुख्य कीट हैं। यह मक्का को शुरू की अवस्था में प्रभावित करता है। यदि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे तो बिना देरी के लिंडेन 20 सीसी का 0.05% घोल बनाकर 15 दिन के फसल पर छिड़कना चाहिए। यदि इस कीट को नियंत्रण ना हो तो 4% कार्बोफ्यूरान दानों का प्रयोग प्रभावित पौधों में डालना चाहिए। ठीक है, रोग प्रबंधन के लिए क्या है, मक्का में मेडिस टर्सिकम, लीफ ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू इत्यादि बीमारी कभी कभी दिखाई देती है। इन बीमारी का प्रकोप देर से बोई गई फसल पर अधिक होता है। ठीक है, जीवाणु जनित तना विगलन पाइथेरियम व्रंत बीमारी का पुष्पन के दौरान जल भराव की स्थिति में पाई जाती है। इनके लिए रोकथाम के लिए 2.5 किग्रा प्रति हेक्टेयर जीनेप का 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। जबकि ठीक है, मेडिस टर्सिकम लीफ ब्लाइट के लिए क्या 2.5 किग्रा प्रति हेक्टेयर जीनेप का प्रयोग करते हैं। और इनके आगे बागियों के लिए रोग रोधक किस्मों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कटाई, मक्का के दोनों की कटाई के लिए जब जब मक्के के दाने पत्तियां सूखने लगें तथा इसमें नमी की प्रतिशत कितना 25 से 30%, तब इसकी कटाई कर लेते हैं। इनकी तुड़ाई रेशों सिल्क निकलने के 2 से 3 दिन के अंतराल पर कर लेते हैं। अगर आप बेबी कॉर्न के लिए बो रहे हैं, स्वीट कॉर्न से रेशे निकलने के लगभग 20 से 22 दिन के बाद अवस्था में तुड़ाई करते हैं, क्योंकि इस समय इनमें शुगर की मात्रा सबसे अधिक होती है। उपज, मक्का की खेती के सस्तर किस्मों के विधियों को बनाकर 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना या 10 से 15 क्विंटल बेबी कॉर्न व 80 से 90 क्विंटल स्वीट कॉर्न की उपज प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, ज्वार। जलवायु कैसी, गर्म जलवायु की फसल है ज्वार। इसके लिए लगभग खेती समुद्र तल से 1500 किलोमीटर ऊंचाई तक इसको बो सकते हैं। ज्वार के अंकुरण के लिए न्यूनतम ताप 9 से 10 डिग्री सेल्सियस से उपयुक्त होता है। पौधों की बढ़वार के लिए सर्वोत्तम औसत ताप 26 से 30 डिग्री सेल्सियस पर पर्याप्त माना जाता है। बता, ज्वार की खेती देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाओं में की जाती है। परंतु अच्छे जल निकास वाली चिकनी दोमट या दोमट जिसका पीएच 6.6 से 8.5 के बीच हो तो इसके लिए उपयुक्त होते हैं। ज्वार के लिए कौन की फसल चक्र कौन सा, ज्वार प्लस उड़द, और उड़द की जगह मूंग बो सकते हैं। ठीक है, उत्तरी भारत में ज्वार गेहूं बोते हैं, उसके साथ जौ। ठीक है, दक्षिणी भारत में मूंगफली, ज्वार और अरहर बोते हैं। उन्नत किस्में, ज्वार की नई किस्में अपेक्षाकृत बौनी और अधिक उपज देने की क्षमता है। ये किस्में उपयुक्त मात्रा में खाद, उर्वरक एवं पानी के प्रयोग में अच्छी उपज देती हैं तथा गिरती भी नहीं है। चलते हैं, जानते हैं कौन कौन सी उपज है। ठीक है, खेती अच्छी उपज
जुताई मिट्टी पलटने वाले हल या हैरो से करने के बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं। बुआई उत्तरी भारत में ज्वार की बुआई उचित समय जुलाई के प्रथम सप्ताह या बरानी क्षेत्रों में मानसून की पहली वर्षा होने के 1 सप्ताह के अंदर ज्वार की बुआई कर देनी चाहिए। ठीक है, बुआई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य करना अच्छी होती है। रबी की मौसम में अगर आप बो रहे हैं तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच बुआई करना अच्छा रहता है। बीज की मात्रा एवं उसके अंकुरण प्रतिशत, बुआई के तरीके एवं समय, बुआई के समय भूमि में उपस्थित नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की बुआई के लिए कम से कम 12 से 15 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पूर्व बीज के लिए बीज को किसी कवकनाशी रसायन जैसे एग्रोसैन, जीएन या कैप्टन आदि से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अवश्य उपचारित करना चाहिए। 15 से 20% अधिक उपज उत्पादन लिया जा सकता है। संकर ज्वार की बुआई के लिए प्रत्येक वर्ष नया बीज ही प्रयोग में लाना चाहिए। ज्वार की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 1 हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख होनी चाहिए। ठीक है, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखने से। पंक्ति से बुआई देसी हल के पीछे खूड़ों या सीड ड्रिल द्वारा की जानी चाहिए। पोषक तत्व प्रबंधन, ठीक है, पोषक तत्वों के लिए 15 से 20 दिन पहले 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं तो 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। जबकि सिंचित क्षेत्रों में 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 से 40, ये सिंचित क्षेत्रों के लिए था कितना, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटास। ठीक है, और अगर अंतर्जनीय क्षेत्रों में करें तो 50 से 60 किलोग्राम क्या नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। अगर सिंचित दशा में नाइट्रोजन की आधी मात्रा में फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय फर्टी सीड ड्रिल द्वारा भूमि में डाले गए फर्टी सीड ड्रिल उपलब्ध ना हो तो उर्वरक का मिश्रण बनाकर खेत में समान रूप से छिड़क कर हैरो या कल्टीवेटर चलकर भूमि में अच्छी तरह मिला देते हैं। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा 30 से 35 दिन के बाद खड़ी फसल में छिड़क दें। सिंचित क्षेत्र या बरानी क्षेत्र देशों में 2% ज्वार या 1000 लीटर पानी में घोलकर बनाकर खड़ी फसल में छिड़काव कर देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जल प्रबंधन। जल प्रबंधन कैसा? जल प्रबंधन की अधिक आवश्यकता वैसे ज्वार में होती नहीं, पर भी देख लेते हैं। तो जल प्रबंधन प्रारंभिक बीज पौधे की अवस्था, भुट्टे निकलने से पहले, भुट्टे निकलते समय तब भुट्टों में दाना बनने की अवस्था, इसी क्रांतिक अवस्था है, ये आपको याद है। खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार ज्वार की अच्छी उपज के लिए निराई गुड़ाई करने से खरपतवार नियंत्रण हो जाए। तो लगभग इसमें यांत्रिक विधियों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपको यांत्रिक विधियों का नहीं तो एट्राजिन नामक रसायन का प्रयोग 0.75 से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 800 लीटर पानी में घोलाकर और बीज निकलने से पहले ही इसका निकाल देना चाहिए। कीट प्रबंधन। ज्वार की तनाछेदक, ज्वार की कीट प्रबंधन क्या? तनाछेदक किससे करते हैं तो कार्बोफ्यूरान 30%, नाना कीटनाशी 7.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग करते हैं। इससे गिंडाता सुंडिया छोटे पौधों के गोफ को काट देती हैं, जिससे गोफ सूख जाता है। पर्ण फुदका या पायरिला, इस कीट का आक्रमण बेमौसम व पड़ी ज्वार में अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, आक्रमण होने प्रोटोफास 36 WSC कीटनाशी को 1 लीटर दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर बनाकर खड़ी फसल में छिड़काव करता है। नामक यह कीट ज्वार की खड़ी फसल में हानि पहुंचाता है। इसका प्रकोप जमाव के 7 से 7 दिन बाद से 30 दिन तक होता है। इसके लिए कार्बोफ्यूरान 3G या फोरेट 10G का प्रयोग बुआई के 20 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घूणों में करना चाहिए। ज्वार का मिर्जा देश चढ़ी जा राज्यों से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में अधिक फसल को हानि पहुंचाता है। इसकी कीटनाशकों को ज्वार में भुट्टे निकालते समय इनकी रोकथाम के लिए कार्बाइराइल 50 या WP या कार्बाइल 3D कीटनाशक को ज्वार में भुट्टों में निकलते समय 4 से 5 दिन के अंतर पर छिड़काव कर देना। ज्वार का मटिया बहुत छोटा कीट होता है जो पत्तियों की निचली सतह पर जाले बुनकर अंदर ही रहकर खाता है। इनकी रोकथाम के लिए अन्य कीटों का रोकथाम के स्वतः ही कर देना चाहिए। ठीक है, बाल सुंडी, इसका भी रोकथाम पिछले जो कीटों की तरह जिस तरीके से किया गया कार्बाइल 50 WP या कार्बाइल 3D जैसे कर देना चाहिए, कीटनाशकों से कर देना चाहिए। अगर चलते हैं माहू या एफिड है इसी तरीके से। इसके लिए क्या करते हैं 500 मेटासिस्टॉक 25 cc को 500-600 लीटर पानी में घोलकर दाने के कंड या ज्वार, इसके या ज्वार का सबसे हानिकारक कवक जनित रोग है। इसका प्रकोप पौधों के जो भुट्टे निकलते समय होता है, यह मुख्यतः बीज द्वारा फैलता है। यह इस कवक के बीजाणु अंकुरण के समय जड़ों द्वारा पौधों में प्रवेश कर लेते हैं। पौधों में भुट्टे आने पर दानों की जगह कवक का काले बीजाणु भर जाते हैं। इसके लिए का कैप्टान है विटाबैक्स, इसको बीज उपचार ही इसका एकमात्र सोल्यूशन है। अर्गट, ज्वार का अर्गट रोग इस तरीके से है, इसका प्रकोप अधिक होता है। इसमें बीमारी के बीजाणु हवा द्वारा फैलते हैं। इसका प्रकोप फसल में फूल आने के समय होता है। पुष्प शाखा पर स्थित स्पाइकल से हल्की गुलाबी रंग की गाढ़ा व चिपचिपा साइज जैसा पदार्थ निकलता है।
अर्गट रोग से ग्रसित भुट्टो को काटकर जला देना। भुट्टो में दाना बनते समय थीरम 0.2% के 2 से 3 छिड़काव करके के प्रभावी को खत्म किया जा सकता है, काफ़ी कम किया जा सकता है। ज्वार केटिया भी कवक जनित रोग है। इस रोग को अक्सर पहले पौध की पिछली पत्तियों पर दिखाई देता है और बाद में ऊपर की पत्तियों पर फैल जाता है। इसके लिए क्या कवकनाशी का प्रयोग करते हैं, जैसे डाइथेन 45 0.2% 10 के दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करते हैं। इससे कवक क्या होगा, रोकथाम हो जाएगी। जड़ विगलन, ज्वार की फसल में यह रोग कवक द्वारा फैलता है। यह बीमारी मृदा तथा बीज दोनों के द्वारा फैलती है। परंतु मृदा या बीमारी के मुख्य रूप से फैलाती है। फसल में बीमारी होने पर क्या करना चाहिए, फसल में बीमारी होने पर लक्षण बुआई के 30 से 35 दिन के बाद होता है। तो कैप्टन ये इसका बीजोपचार ही एकमात्र सहारा। मृदुरोमी लास्ता है डाउनी मिल्ड्यू, इसके लिए क्या बीजो बुआई के एप्रॉन 35 SDL रिडोमिल या जेड 72 को 2.5 प्रति ग्राम पिंगरा बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। ठीक है, उपज देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन सी खरीफ संकर ज्वार की कौन से CH14, CSS9, CSS 16, संकुल की कौन सी CSV 13, CSV 15, SPV 199। ठीक है, इस तरीके से रबी ज्वार हम पढ़ ही नहीं रहे हैं तो हमको जानने की आवश्यकता नहीं है। रबी ज्वार हम पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं। ज्वार की खेती यदि उन्नत से विधियों द्वारा अपनाकर यदि ज्वार से संचित दशा में औसतन 35 से 40 क्विंटल दाना था, 100 से 150 क्विंटल कड़वी या संचित बरानी क्षेत्रों में 20 से 25 क्विंटल दाने तथा 70 से 80 क्विंटल कड़वी प्राप्त होती है। कर्नाटक के लिए भी इसी तरीके से CSH 14, CSH 17, CSH 16। ठीक है, इस तरीके से आंध्र प्रदेश में भी CSH 14, CSH 13, मध्य प्रदेश में CSH 11, CSH 13, ठीक, गुजरात में भी CSH 9, CSH 13, CSH 14, CSH 13, राजस्थान में, तमिलनाडु में CSH 14, CSH 17, CSH 13 और CSH 16, उत्तर प्रदेश में CSH 13, CSH 14। ठीक है, आगे चलते हैं।